बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेज एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान नेवी सेलर्स इनिशियल टेस्ट के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। आज 10 जुलाई 2026 पाकिस्तान नेवी के तमाम सेंटर्स के अंदर जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए वो क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत इंटरेस्टिंग वे में शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे इसी तरह के डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंचते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है, कब होती है? ठीक है, याद रखिएगा इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो वो तमाम मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं। उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होता है? उसकी फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक जब उसके ऊपर जो नेट फोर्स होती है वो क्या होती है? इक्वल टू जीरो हो जाती है। जब नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है? जिसके अंदर जो नेट टॉर्क होता है वो क्या हो जाए? इक्वल टू जीरो हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गया आपको? ये दो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन के हिसाब से उसने कहा बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो सिर्फ उसने इक्विलिब्रियम का, उसने फर्स्ट या सेकंड का चक्कर यहाँ पे नहीं लगाया। तो जब वो जस्ट इक्विलिब्रियम बोलेगा तो हम बोलेंगे नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी क्या होगा? जीरो होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो आपका इक्विलिब्रियम है इसकी जो है ना जितनी भी टाइप्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी सिंपल सी टाइप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आपको समझ भी आती जाएंगी, चूँकि मैं इसके साथ साथ इसकी एग्जाम्पल भी आपको बहुत ईजी वर्डिंग में बताता जाऊँगा। देखो, पहली होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है कि अगर किसी बॉडी को आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, स्लाइटली डिस्टर्ब कर दें उसको, और वो अपनी वापस कंडीशन में आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक बाउल के अंदर अगर एक बॉल पड़ी है, बाउल के अंदर क्या पड़ी है? एक बॉल है, और आप उसको घुमाएंगे, वो जितना भी घूम फिर के एट दी एंड क्या होगा? वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेबल। दूसरी क्या होती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है? जो अपनी पहली वाली कंडीशन में वापस नहीं आती। फॉर एग्जांपल आप किसी बॉल को किसी भी जो है ना हिल के टॉप पे लेके चले जाए, क्या वो अपनी वहाँ से फेंकेंगे? क्या वो अपनी कंडीशन में वापस आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, तीसरी होती है न्यूट्रल। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होती है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया जाए तो वो क्या करे? वो अपनी न्यू पोजीशन पे स्टे कर ले, वो अपनी क्या करे? एक न्यू पोजीशन पे स्टे कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड तकरीबन एक क्वेश्चन जो है हर स्टूडेंट से पेपर में पूछा जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला टॉपिक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लखनऊ पैक्ट आपसे पूछा गया। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लखनऊ पैक्ट था क्या। तो लखनऊ पैक्ट जो है ये 1916 में साइन हुआ था। किस किस के दरमियान में साइन हुआ था ये आपसे पूछा जाता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान में, और दूसरी साइड में कौन थे? दूसरी साइड में था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और इन दोनों को एक पेज पे लाने वाले जो इंसान थे वो कौन थे? वो थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब। देखो, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया? 1906 में। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया 1913 में। और जो लखनऊ पैक्ट हो रहा है ये कब हो रहा है? 1916 में हो रहा है। तो इस टाइम जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब दोनों के मेंबर्स हैं। ऐसे ही है, तो उन्होंने इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी को एक पॉइंट पे जमा किया। और इस वजह से अब ये सारी कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपके एमसीक्यूज भी हैं, ये वाले जो मैंने आपको लिख के बताए हैं ये वाले। ठीक है, और ये 1906 में कब ज्वाइन किया? ठीक है, दूसरा ये बताने का मकसद ये भी है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दिया गया। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर ये टाइटल दिया गया। ये क्यों दिया गया था? ये भी इसी लखनऊ पैक्ट की वजह से दिया गया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं ये सिंपल चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब फिर बाद में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने 1920 में छोड़ दिया, और फिर सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मेंबर है, और इसके बल्कि प्रेसिडेंट भी बन गए, परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय। सोलर सिस्टम को डिस्कवर करने वाले कौन है? ये ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। एक यहाँ पे हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये वाली चीज़ हर स्टूडेंट के पेपर में एक चीज़ यहाँ से पूछी जा रही है। अब इनमें से क्या क्या चीज़ पूछी जा रही है ये मैं आपको यहाँ पर पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया। जैसे यहाँ पर सोलर सिस्टम को डिस्कवर करने वाला बंदा कौन है, ये आपसे पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन को
डिस्कवर करने वाले कौन है? जे थॉमसन साहब। कौन है? जे थॉमसन। और कब डिस्कवर किया? ये डिस्कवर किया 1897 में। क्लियर हो गया? ये साथ साथ आपने लिखना है। उसके बाद प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले हैं रदरफोर्ड, और उन्होंने उसको कब डिस्कवर किया? 1919 में। ठीक है। उसके बाद जो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले जेम्स चैडविक। नाम भी आपने लिखने हैं, ये नो के नाम नहीं लिखने, नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अच्छा, 1932 में जो है इसको डिस्कवर किया। अब यहाँ पे एक MCQ आज के पेपर में ये भी पूछा गया है कि बताएं जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा एज किसकी है? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा एज किसकी होगी? जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया है तो वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। 1897 में इसको डिस्कवर किया। देखो बाकी सब बाद में है। क्लियर हो गया? तो देखो किस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है। तो जो चीज़ें आपको हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बता रहे हैं ये साथ साथ आपने नोट करनी होती है, और यहीं से ही इंशाल्लाह ताला आपका कंप्लीट पेपर जो है ना वो इजीली जो है ना सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे इसी तरह के डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोगों तक पहुँच रहे। अ ट्रेन रन्स एट 180 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 मिनट्स? देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करिए कितनी देर के अंदर? 60 मिनट के अंदर। तो हम 60 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर कर रही है। किस चीज़ के अंदर? 1 मिनट के अंदर कितना कर रही है? 3 किलोमीटर कर रही है। सही है। अब 20 मिनट के अंदर कितना करेगी? तो हम 20 को क्या कर देंगे? इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 60 किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लेते हैं, पूछा गया है, बार बार पूछा जा रहा है बल्कि, कि वो बताता यहाँ पे यहाँ तक डिस्टेंस के बाद वो आपसे क्या कहता, बल्कि यहाँ से हाउ मच डिस्टेंस से आगे वो आपसे ये कहता कि बताओ कि वो फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा? तो हम क्या करेंगे? देखो अब वो कहता है कि 360 किलोमीटर, अब उसने डिस्टेंस दे दिया, टाइम पूछ रहा है। यहाँ पे देखो 20 टाइम दिया है, डिस्टेंस पूछा था तो 60 किलोमीटर था। अब वो आपको डिस्टेंस दे देता है, वो कहता है 360 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कितनी देर में कवर करेगा? तो आपने 360 को क्या कर देना? इस 3 पे डिवाइड कर देना, यानी कि 1 मिनट के अंदर पहले आपने 1 मिनट ही निकालना है। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है। तो आप 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 120 किलोमीटर, 120 मिनट, सॉरी मिनट निकालना, टाइम निकालना था। तो यानी कि 2 घंटे जो है ना यहाँ पे लगेंगे कितना टाइम डिस्टेंस कवर करने के लिए? 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क? टॉर्क का जो है ना ऐसा यूनिट क्या होता है? देखो टॉर्क को हम इस चीज़ से डिनोट करते हैं, ये भी आपसे पूछा गया है कि करेक्ट सिंबल ऑफ टॉर्क इज, ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। ठीक है। तो इसका क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर, आप यहाँ पे लिख लें, और यहाँ पे ये आर क्या, ये एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम भी आप उसको बोल सकते हैं, दूसरा उसको क्या बोलते हैं यार। ठीक है। बहरहाल इसका हम यूनिट निकालते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और ये डिस्टेंस है आपका, कौन सा डिस्टेंस है? ठीक है। टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। जैसे दरवाज़ा जो है वो आपका जैसे टर्न कर रहा होता है, गेट जो आपका दरवाज़ा होता है घर का, रूम का, ठीक है, वो एक ही फिक्स पॉइंट के गिर्द बार बार आप उसको ओपन कर रहे हैं, बार बार क्लोज कर रहे हैं, तो ये आपका क्या टॉर्क है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे खैर हम डिटेल, वो डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो टॉर्क का यूनिट क्या होता है हमारे पास? न्यूटन मीटर। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया? एक और चीज़ थी हमारे पास, वर्क। वर्क क्या होता है? W=FD, उसका यूनिट भी क्या था? न्यूटन मीटर भी था और जॉल भी था। क्लियर हो गया? ये भी मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस व्हाट्सएप पे आपने कॉन्टैक्ट करना है और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 100% गारंटीड एथेंटिक एरर फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट पर अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं एज़ पर पैटर्न ऑफ पाकिस्तान नेवी सेलर, तो वो भी आप हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। ठीक है। 100% गारंटेड जो कुछ आपको पढ़ाएंगे आपका कंप्लीट पेपर इंशाल्लाह इसी में से होगा। आपका टेस्ट पास भी होगा और इंशाल्लाह मेरिट लिस्ट में भी आप लोगों के नाम जो होंगे वो टॉप पे होंगे। और इसके अलावा जो है ऑलरेडी 13 लेक्चर्स जो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज तीसरा लेक्चर हमारा इस एक्सपीरियंस का है, 8 जुलाई का, 9 जुलाई का और आज 10 जुलाई का। इन 3 लेक्चर्स के अलावा 13 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने ये 13 लेक्चर देख लिए और ये चीज़ देख ली उनका टेस्ट कभी भी फेल नहीं होगा।
बल्कि बहुत अच्छी परसेंटेज से पास होगा। और मज़ीद अच्छी परसेंटेज के लिए 90-95% परसेंटेज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो इस पर कांटेक्ट करके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे जहाँ पे आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। डायमंड किस चीज़ से बना होता है? तो डायमंड बना होता है जी कार्बन से। किससे? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आपसे कई दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है। यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। ट्रांजिस्टर किस चीज़ से बनते हैं? जर्मीनियम से। माइक्रो प्रोसेसर किस चीज़ से बनते हैं? ये भी गैलियम आर्सेनाइड से बनते हैं। और आईसी का जो है ना आपसे एब्रीवेशन पूछा गया आज के पेपर में। ये 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे ये वाली चीज़ बताई है। आईसी किसका एब्रीवेशन है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। और ये किस चीज़ से बनते हैं? सिलिकॉन से। और सिलिकॉन किस चीज़ से बनता है? सैंड से बनता है। ये क्वेश्चन भी आज और कल के पेपर में पूछा गया है। सिलिकॉन इज मेड अप ऑफ, किस चीज़ से बनता है? सैंड से बनता है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। और जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो लॉ ऑफ, न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। यहाँ पे इससे रिलेटेड 2-3 MCQ मजीद पूछे गए हैं। वो कहता है कि जी हु प्रपोज द लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया किसने प्रपोज किया? साफ ज़ाहिर है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो साफ ज़ाहिर है कौन इसको प्रपोज करने वाले हैं? सर आइजैक न्यूटन साहब, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे इससे रिलेटेड आपसे 2-3 क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं कि इनर्शिया जो है ना वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू, आगे ऑप्शन में आपको देगा कि रेजिस्ट करता है कि एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये कहता है कि भाई मेरी जो स्टेट ऑफ मोशन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मैं अगर रेस्ट में हूँ तो मुझे रेस्ट में रहने दो, मैं मूव कर रहा हूँ तो मुझे मूव करने दो। तो ये क्या करता है? ये रेजिस्ट करता है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। और इसके अलावा इसका यूनिट आपसे पूछा गया है कल के पेपरों में। वो कहते हैं जी ऐसा यूनिट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का ऐसा यूनिट क्या है? स्टूडेंट ने बड़ा भाग के लगाया, किसी ने न्यूटन लगा दिया, किसी ने जूल लगा दिया, किसी ने वॉट लगा दिया, ठीक है। लेकिन इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है। इट हैज़ नो ऐसा यूनिट। क्लियर हो गया? ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में कल पूछा गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन में था नन वाला ऑप्शन जो था वो ठीक था। और इसके अलावा जो इनर्शिया वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैस पे डिपेंड करता है। इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मैस पे डिपेंड करता है। आपसे इस तरह पूछा जाएगा ग्रेटर द मैस, अगर मैस ज़्यादा होगा तो इनर्शिया क्या होगा? इनर्शिया भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। अगर मैस कम होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। क्लियर हो गया? वो अच्छा इससे में एक चीज़ आपसे इस तरह से भी पूछता है, वो कहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इस तरह कोई भी आपसे जो है ना MCQ पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट इनर्शिया। नीचे ऑप्शन दे देगा, कोई फुटबॉल दे दिया, कोई साइकिल दे दिया, कोई मोटरसाइकिल दे दिया और एक जनाब आपका ट्रक दे दिया। तो जिस चीज़ का बॉडी का जितना मैस ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ये MCQ भी आपके पेपरों में पूछा गया है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये उम्मीद है आपको इनर्शिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर लेते हैं, ठीक है जी। वो कहते हैं कि हु वाज दी फर्स्ट, अच्छा पहला जो निशान हैदर है वो किसको मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन इससे रिलेटेड आपको मैं बता देता हूँ कि ये कब मिला इनको? 1948 की वॉर में मिला, ठीक है। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो निशान हैदर है वो कौन सी वॉर के अंदर दिए गए हैं? तो वो 1971 की वॉर के अंदर कितने लोगों को मिले? 4। अच्छा आपको ये भी MCQ पूछा जाता है टोटल अभी तक कितने लोगों को निशान हैदर दिया जा चुका है? तो टोटल 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड MCQ है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा जो है एक है 1965 मेजर अजीज़ भट्टी, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद साहब जो है इनको कब जो है ना वो दिया गया? तो 1965 की वॉर में, ये आपने याद रखना है। और 1999 की जो वॉर है जो कि जिसको क्या कहा जाता है? कारगिल वार कहा जाता है। इसमें कितने बंदों को मिला? 2 बंदों को मिला और दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए, कैप्टन कर्नल शेर खान साहब और हवलदार लालक जान साहब, ठीक है। इन दोनों शहीदों को 1999 में जो है ना ये निशान हैदर दिया गया। और ये एक MCQ जो मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 11 बंदों को अभी तक जो है ना निशान हैदर मिल चुका है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट आपका वेरी इंपॉर्टेंट MCQ जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर फाइंड करना मोस्ट रिपीटेड ये आपकी सीरीज है। देखो 66 63, देखो यहाँ पे 66 से 63 हो गया, कितने माइनस किया? 3 माइनस किया, फिर 3 का डबल 6 माइनस कर दिया, फिर 6 का डबल 12 माइनस कर दिया, अब 12 का डबल 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 21। यहाँ पे ऑप्शन में मौजूद नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 21 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ से मिसिंग नंबर फाइंड करें। देखो 2 के अंदर कितने ऐड किए? 4, फिर 4 का डबल 8 ऐड कर दिया, फिर 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, अब 32 का डबल कितना होता है? 64, 64 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 126 हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं बहुत इजीली आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा अगेन आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शेयर करते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आपने कॉन्टैक्ट करके हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको 100% गारंटीड बेहतरीन एरर फ्री ऑथेंटिक नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूँ कि व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करने का तरीका क्या है कि आप जैसे हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई आ जाएगा। ऑटो रिप्लाई में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, तो उसको आपने फ़ौरन से ज्वाइन करके क्या करना है कि व्हाट्सएप चैनल पर मैंने जो है ना आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, वो आपने पढ़ना स्टार्ट कर देने। और नीचे सेलर का फ्री ग्रुप होगा, उसको भी फ़ौरन ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप 2-3 घंटे के बाद जो है ना नोट्स प्रोवाइड जो है ना फॉरवर्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो वो भी आपने दोनों ग्रुपों को फ़ौरन ज्वाइन कर लेना है। और हमारे जो ऑलरेडी 13 लेक्चर हैं उनको आपने जो है ना लाजमी देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि बार बार मैसेज नहीं करना, आपने थोड़ा सा वेट करना है, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे और आपको जो है ना हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके सेंटर के हिसाब से। विच डेट डिड वर्ल्ड वार 2 एंड? वर्ल्ड वार 2 कब एंड हुई थी? देखो ये वाली जो इंपॉर्टेंट MCQ है 2 सितंबर 1945। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो है ना कुछ लोग कहते हैं कि मई में एंड हुई थी, लेकिन मई में नहीं हुई थी। ऑफिशियली ये कब एंड हुई थी? 2 सितंबर को, ठीक है। इसका एक सबूत ये भी है कि वर्ल्ड वार 2 में जो है ना वर्ल्ड वार 2 में जो है ना जापान के ऊपर जो है एटम बम गिराए गए थे, ठीक है। और ये वाले भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, साफ ज़ाहिर है। एक गिराया गया था 6 अगस्त को 1945 को, 6 अगस्त 1945 को। और ये कहाँ पे? पहले वाला जो 6 अगस्त वाला, इसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? इस एटम बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय, यानी कि छोटा एटम बम था। दूसरे वाला गिराया गया था 9 अगस्त 1945, यानी कि 3 दिन बाद। ये कहाँ पे गिराया गया था? ये नागासाकी पे गिराया गया था। और इसका नाम जो था, इसका नाम था फैट मैन। ये बड़ा एटम बम था। और जो छोटे वाला था वो भी इतना छोटा नहीं था, लाखों लोग उससे भी मरे थे, लेकिन इसके मुकाबले में छोटा था। फैट मैन से इससे और ज़्यादा लोग मरे थे, ठीक है। तो ये दोनों की डेट्स आपने याद रखनी है और इनके नाम भी आपने याद रखने हैं। पहले वाला जो है हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त वाला, दूसरे वाला कहाँ पे? नागासाकी पे गिराया गया था। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड दी लेटर मिसिंग। कौन सा लेटर आएगा? देखो ए के बाद क्या B छोड़ दिया, C आ गया, फिर DE 2 छोड़ दिए, F के बाद GHI 3 छोड़ दिए, J के बाद KLMN 4 छोड़ दिया, अभी 5 छोड़ने। O के बाद 5 डिजिट छोड़ दो। O के बाद क्या आएगा? PQRST 5 छोड़ दिए। ऑप्शन B U हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया? हाफ ऑफ क्वार्टर। देखो हाफ का मतलब क्या है? 1/2। ऑफ की जगह क्या लगाना है? मल्टीप्लाई। क्वार्टर की जगह क्या लगाना है? 1/4। क्वार्टर 1/4 होता है। देखो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली से 1/8। ऑप्शन C यहाँ पे हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। FC = mv²/r। यहाँ इससे रिलेटेड आपके MCQs घुमा फिरा के भी पूछ लेता है कि अगर जो है ना आपका रेडियस कम होगा, ठीक है, मैं ये समझा देता हूँ। बल्कि रेडियस, देखो रेडियस और सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में। अगर रेडियस कम होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी। मैं इसको कॉन्सेप्ट से भी समझाता हूँ, ये आपने पहले इस फार्मूले को नोट कर लें, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, अब ये इसका सेंटर है। आप देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? जो किसी बॉडी को अपने सर्कल के गिर्द जो है ना मूव करने पर मजबूर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप धागे से किसी चीज़ को बांध के अपनी उंगली के साथ यूँ घुमाते रहते हैं, तो वो क्या होती है? वो चीज़ मजबूर हो जाती है कि उसी में जो है घूमती रहेगी ऐसे ही, ठीक है। अब ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस फोर्स के अंदर देखो एक रेडियस भी है। देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है। आपने देखा होगा कि धागा आपका जितना बड़ा होता है आपको घुमाने में उतनी मुश्किल होती है, और जितना छोटा होता है उतनी बड़ा आपको मज़ा भी आता है और बड़ी स्पीड से आप उसको मूव करा रहे होते हैं। वो क्यों होता है कि वो जो छोटा होगा तो उतना कम रेडियस हो जाएगा, जितना बड़ा हो जाएगा उसका रेडियस उतना ज़्यादा हो जाएगा, उसको घुमाने में उतनी आपको मुश्किल आएगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर मैं दोबारा से फार्मूला लिख देता हूँ। देखो फार्मूला दोबारा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इस फार्मूले में देखें, देखो क्या फार्मूला है हमारे पास? FC = mv²/r। देखो अगर रेडियस जो है ये इन्वर्स रिलेशन में, अगर रेडियस कम होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी। देखो छोटा सर्कल है, रेडियस कम है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी, उतनी तेज़ी से वो मूव करेगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? मैस पे भी डिपेंड करता है, जितना मैस ज़्यादा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, जितना मैस कम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स उतनी कम होगी।
क्लियर हो गया। तो ये उम्मीद आपको समझ आ गई होगा। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है कि जो टुवर्ड दिस सेंटर, किसी चीज़ को सेंटर की तरफ मूव कराने पर मजबूर करती है। और एक हमारी होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, वो इसका उलट होता है। वो क्या करती है, किसी बॉडी को सेंटर से आज़ाद कराने की कोशिश कर रही होती है। मतलब जब वो आपका धागा टूटता है तो देखो किस तरह भाग के जो है ना वो जाके गिरती है वो चीज़ दूर जाके, मतलब बड़ी कोशिश कर रही होती है किसी तरीके में यहाँ से आज़ाद हो जाओ। तो वो कौन सी फोर्स कोशिश करा रही होती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करा रही होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारे पास ये फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास कौन सा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। देखो, और इसका आगे से एब्रीवेशन भी आपसे अलग से पूछा गया, तो ये एब्रीवेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन जो है, ये जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है ये कब ऑपरेशनल हुआ था, 1965 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये वाला कहाँ पर लोकेटेड है, नाइलोर के अंदर। और नाइलोर कहाँ पे है, नाइलोर बल्कि पूरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नाइलोर कहाँ पे, इस्लामाबाद में। कहाँ पे, इस्लामाबाद में। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ मजीद क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान का ये तो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, पाकिस्तान का, अच्छा, इसको तैयार करने वाला कौन था, ये साफ ज़रा एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, मतलब ये जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है इसको ऑपरेट किसने किया था, तो वो एटॉमिक एनर्जी ने किया था। ठीक है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये न्यूक्लियर रिएक्टर था। अब मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, डिफरेंस याद रखना है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। अभी हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट, पाकिस्तान का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कैनुप। ठीक है, सी नहीं के लिखा मैंने, के है, बोल सी रहा हूँ। ठीक है, NUPP। ठीक है, और ये कानुप जो है ये कहाँ पे है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, कराची वालों को पता होगा ये कहाँ पे है, कराची में। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा जो है इससे रिलेटेड मज़ीद कोई क्वेश्चन मेरे माइंड में फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आ गई होगी। जितना मैंने आपको बता दी है ये सारे आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टडी ऑफ प्लांट्स पूछा गया आपसे, स्टडी ऑफ प्लांट्स को क्या कहा जाता है, बॉटनी कहा जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे इससे रिलेटेड जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, जोलॉजी आपसे पूछ लीजिए, तो जोलॉजी जो होती है ये एनिमल्स की स्टडी के बारे में होती है। ठीक है, और इंसेक्ट्स की जो स्टडी होती है ना उसका भी आपसे पेपर में पूछा गया, एंटोमोलॉजी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। ठीक है, अच्छा, इकोलॉजी जो होती है ये क्या होती है, ये ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के बारे में होती है, ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, और इसके अलावा नीचे जियोलॉजी आ जाता है। तो जियोलॉजी क्या होती है, ज़मीन की स्टडी के बारे में होता है। जेनेटिक्स जो होती है वो क्या होती है, जेनेटिक्स जो होती है वो हेरिडिटी या वेरिएशन की स्टडी के बारे में होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये उम्मीद करते हैं आपको ये वाली चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। जियोग्राफी इज रिलेटेड टू विच फील्ड, जियोग्राफी जो है ये किस चीज़ फील्ड से रिलेट करती है, तो अर्थ एंड इट्स फिजिकल फीचर्स। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया। अ ट्रांसवर्स वेव इज़ अ वेव इन विच पार्टिकल्स वाइब्रेट। एक ट्रांसफर वेव, अच्छा, ट्रांसफर वेव का मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो, जिसमें परपेंडिकुलर हो वो क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, और जिसमें जो पैरेलल अगर आ जाए, क्या आ जाए, पैरेलल का वर्ड यूज़ हो जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो होता है इसकी जो एग्जांपल है वो जैसे लाइट वेव हो गया, वाटर वेव्स हो गई। ठीक है, ये क्या है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। लाइट वेव्स और वाटर वेव्स ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि लाइट वेव इज़ द एग्जांपल ऑफ, नीचे ऑप्शन दिया होगा ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो आपने किसको टिक करना, ट्रांसवर्स वेव को। ठीक है, अच्छा, साउंड वेव जो है ये किसकी एग्जांपल है, साउंड वेव्स जो है ये एग्जांपल्स है किसकी, पैरेलल यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको जो मैंने यहाँ पे बता दिए 4-5 क्वेश्चन ये आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं दी व्हाट इज़ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर के यहाँ पे आपने वैल्यू याद रखनी है। ये आपसे पेपर में 3-4 दफ़ा पूछी गई है, कल के पेपरों में भी पूछी गई है और आज के पेपरों में भी 2-3 स्टूडेंट ने ये बताया कि ये एवोगैड्रो नंबर जो है बार बार पूछा जा रहा है। कैपिटल जी की वैल्यू पूछी जा रही है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जा रही है, और इसके अलावा जो है 1-2 और भी थी। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसके अलावा जो है स्मॉल जी तो सबको पता है 9.8 या 10 है। ठीक है, और हाँ, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ पता होना चाहिए, मैस ऑफ अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 6 × 10⁴ बन जाएगा ना। ठीक है, अच्छा, अर्थ का जो रेडियस है वो क्या होता है, वो 6 × 10⁻24 kg। ये रेडियस नहीं, सॉरी, ये मैं मैस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह जो है ना इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो कितना होता है, 1.0 जो भी है × 10⁻⁻19 है।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये मज़ीद आप इसको जो है ना अच्छे से याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, और ये देखो ये क्वेश्चन कल मैंने आपको समझाया था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। कल एक रेडियस का शायद कोई क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें मैंने आपको समझाया था द लाइन थ्रू द सेंटर टचिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोला जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। आज के पेपरों में ये बार बार रिपीट हुआ है, कल के पेपरों में भी आया हुआ था, ठीक है। अच्छा देखो क्या बताया था मैंने, देखो ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से लेके किसी भी बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, लेकिन एक बाउंड्री से लेके दूसरी बाउंड्री तक का डिस्टेंस यानी कि 2 रेडियस अगर मिल जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको डायमीटर बोला जाता है। यानी कि डायमीटर क्या होता है, 2 आर्क इक्वल होता है। यहाँ पर उसने देखो स्टेटमेंट इस तरह द लाइन थ्रू द सेंटर टचिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है, एक सर्कल के 2 पॉइंट्स को जो है वो क्या कर रही है, टच कर रही है, यानी कि इधर से भी टच कर रही है और इधर से भी टच कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सी इज़ फादर ऑफ डी, सी जो है ये फादर है किसका, डी का, एंड ई, ठीक है, डी का भी और ई का भी। एफ इज़ दी हस्बैंड ऑफ डी, एफ जो है वो डी के हस्बैंड है, यानी कि डी जो है वो डॉटर है किसकी, सी की, ऐसे ही है। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ सी एंड सी टू एफ, सी जो है वो एफ का क्या लगेगा, तो वो फादर इन लॉ लगेगा, सी जो है वो क्या लगेगा, डी एफ का। ओ सॉरी, देखो कितना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा उसने, ठीक है। देखो मैंने यहाँ समझा डी का, ठीक है, हालांकि उसने क्या कहा है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ सी टू एफ, हाँ सही है, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, एफ ये रहा ना यार, ठीक है, तो एफ़ का वो क्या लगेगा, सही है, फादर इन लॉ ही लगेगा, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, एफ़ का क्या लगेगा, वो फादर इन लॉ ही लगेगा, ठीक है। मुझे लगा शायद वो यहाँ पे ई का पूछ रहा था, ई का तो वो बाप लगेगा ना, ठीक है, तो बहरहाल एफ़ वो हस्बैंड है उसकी बेटी का, तो वो उसका क्या लगेगा, फादर इन लॉ। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको कंफ्यूज मतलब क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे वो अगर आपसे कहता है एफ़ टू सी, एफ़ जो है वो सी का क्या लगेगा, तो वो सन इन लॉ होता, ठीक है। ये चीज़ भी आपने गौर करनी है, आपसे बाज़ औक़ात जो है ना वो सिर्फ यही चीज़ घुमा के पूछ रहा होता है, आपको समझ आ चुकी होती है क्वेश्चन की। जैसे मैंने पहले पढ़ा, मुझे समझ आ गया था, पहली लाइन में समझ आ गया, मैंने इसको टिक भी कर लिया, लेकिन बाद में मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया, लेकिन खैर थोड़ा सा तसल्ली से सोचा तो वो समझ भी आ गया, ठीक है। तो इतने मुश्किल नहीं होते हैं, बस इन चीज़ों पे आपने देखो, सी टू एफ कहेगा तो फादर इन लॉ, एफ टू सी कहेगा तो सन इन लॉ बन जाएगा, क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है ये कब लड़ी गई है, पानीपत की तीनों जंगों की जो है ना मैंने डिटेल आपको ऑलरेडी दे दी है, ठीक है, आप पिछले लेक्चर में इसको देख लें। मैं इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है, ताकि जो नए स्टूडेंट है वो कहाँ ढूंढते रहेंगे पिछले लेक्चर्स में, लेकिन पिछले लेक्चर आप लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है, पिछले लेक्चर जितने भी हैं वो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो हर क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, ठीक है। फर्स्ट बैटल जो है पानीपत की ये तो यहाँ पर मैंने मैंशन कर दिया, ठीक है। किस किस के दरमियान में लड़ी गई थी ये आपको पता होना चाहिए। एक साइड पर था बाबर, ज़हीरुद्दीन बाबर, और दूसरे साइड पे था लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है, और बाबर ये जंग जीत जाता है, इब्राहिम लोधी हार जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद जो दूसरी जंग है, दूसरी जंग लड़ी गई थी 1556 में। कब लड़ी गई थी, 1556 में, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ। किस किस के दरमियान में लड़ी गई है दूसरी जंग जो है, ये अकबर के दरमियान में लड़ी गई थी, और दूसरी साइड पे जो था वो था हीमू, कौन था, हीमू, और ये जंग कौन जीता, अकबर जीत जाता है और हीमू क्या हो जाता है, हार जाता है, ठीक है। तीसरी जंग जो है वो कब लड़ी गई है, 1761 में लड़ी गई है तीसरी जंग, और किस किस के दरमियान में लड़ी गई है, अहमद शाह अब्दाली, पूरा नाम आपने लिख लेना है। और दूसरी साइड पे कौन से थे, दूसरी साइड पे थे मराठे भी थे, मुग़ल भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है। और ये जंग कौन जीत जाता है, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, और मराठे वगैरह जितने भी मुग़ल सारे मिल के जो लड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, क्लियर हो गया। और तीनों जंगों की डिटेल मैंने आपको बता दी, कब कब लड़ी गई, कौन कौन किस किस के साथ लड़ी गई, और किसने जीती, कौन हारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे पेपर में कई दफ़ा पेपर में पूछी गई हैं और बार बार पूछी जा रही है। तो उम्मीद करते हैं हमारा लेक्चर पसंद आया। लेक्चर पसंद आया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना इसका हक बनता है। डेली आपको इसी तरह के बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस व्हाट्सएप पर आपने कॉन्टैक्ट करना है और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जहाँ पर आपको 100% गारंटीड एरर फ्री एथेंटिक नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑनलाइन टेस्टिंग हमारी वेबसाइट पर एज पर पैटर्न ऑफ पाकिस्तान नेवी सेलर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो व्हाट्सएप नंबर पर आपने कॉन्टैक्ट करना है, हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आज का दूसरा लेक्चर भी अपलोड होगा इंशाल्लाह।